विद्यार्थियों, आज हम अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणाएं अध्याय के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के बारे में जानेंगे। प्रयोज्य आय, जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, प्रयोज्य आय दो प्रकार की होती है। एक होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अर्थात व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, और दूसरी होती है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। तो यहाँ पर हम व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जानने के पहले हम प्रयोज्य आय के बारे में जानेंगे कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जिसको डिस्पोज किया जा सके, यानी कि व्यक्ति जिसको खर्च कर सके पर्सनली, उसके पास मतलब कि वह रकम जिसको वह खर्च करने के लिए तत्पर है, यानी कि जो आसानी से जिस रकम को खर्च किया जा सके, वह प्रयोज्य आय कहलाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम 30,000 रुपये है और 30,000 रुपये में से उसको उस 30,000 में से कई टैक्स भी पेड करने हैं, कई शुल्क भी अदा करने हैं, कई फाइन भी पेड करने हैं। तो इसके बाद जो भी उसकी बची हुई रकम होगी वह उसकी डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगी। मान लीजिए 30,000 रुपये इनकम है और 5,000 रुपये में उसने इनकम टैक्स पेड किया, अपने घर का टैक्स पेड किया यानी कि भवन कर पेड किया, और कई प्रकार के उसके चालान थे उनका भुगतान किया, कई प्रकार के सरकारी शुल्कों का भुगतान किया, और उसके बाद फाइनली उसके पास 25,000 रुपये बच रहे हैं। तो ये बचे हुए 25,000 रुपये यानी कि सारे खर्चों का भुगतान, सारे टैक्स और सारे खर्चों शुल्कों का भुगतान करने के बाद उसके पास जो बची हुई रकम है, जिसको वह अब पर्सनली अपने लिए या अपनी आवश्यकताओं के लिए खर्च कर सकता है, वह आय डिस्पोजेबल इनकम या प्रयोज्य आय के नाम से जानी जाती है। तो अब हमें यहाँ पर पढ़ना है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के बारे में हम जानेंगे तो देखेंगे इसमें कि व्यक्तियों अथवा परिवारों को प्राप्त होने वाली व्यक्तिगत आय व्यय करने योग्य रूप में उपलब्ध नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्तियों या परिवारों को जो भी इनकम हो रही है, व्यक्तियों या परिवारों को जो भी इनकम हो रही है, वह उनकी इनकम पूर्ण रूप से खर्च करने के लिए उपलब्ध नहीं होती, यानी कि उस पूरी रकम, पूरी आय को वो खर्च नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत आय का एक भाग व्यक्तियों और परिवारों द्वारा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, भवन कर आदि के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है। मतलब कि व्यक्तिगत आय का एक भाग व्यक्तियों और परिवारों को व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी प्रशासन द्वारा निर्धारित कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन करने पर परिवारों को दंड एवं जुर्माना भी देना पड़ता है। यानी कि कभी कभी मान लीजिए कानून का उल्लंघन किया तो उसके कारण कुछ दंड वगैरह भी सरकार को पेड करना पड़ रहा है, जुर्माना भी पेड करना पड़ रहा है, जिसे सरकार की विविध प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि उसको सरकार की विविध प्राप्तियों के नाम से हम जो भी, मान लीजिए हमारा किसी चीज़ का चालान कटा या हमने कोई भी ऐसा शुल्क दिया, हमने कोई मतलब कि जिसका जो रकम सीधे सीधे सरकार के पास जा रही है, सरकार की आय मानी जा रही है, तो उसको बोलेंगे सरकार की विविध प्राप्तियाँ। इस प्रकार व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर तथा सरकार की विविध प्राप्तियों को घटाना होगा। यानी कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो व्यक्तिगत आय के बारे में पता होना चाहिए, और फिर व्यक्तिगत आय में से यदि प्रत्यक्ष कर और सरकार की विविध प्राप्तियों को घटा दिया जाता है तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय प्राप्त हो जाती है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सभी प्रकार के टैक्स आएंगे जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से चुकाने पड़ते हैं, सारे डायरेक्ट टैक्सेस आएंगे, और सरकार की विविध प्राप्तियों के अंतर्गत उसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा सरकार को चुकाए गए शुल्क या फाइन या ऐसे भुगतान जो किसी दंडात्मक कार्रवाई के तहत सरकार को उसकी रकम हमें चुकानी पड़ रही है, तो उसको बोलेंगे सरकार की विविध प्राप्तियां। यानी कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस सरकार की विविध प्राप्तियां।